हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वेटलैंड प्रोटेक्शन की। तो हम बात करते हैं कि चर्चा में क्यों है। वर्तमान में भविष्य के लिए आर्द्र भूमि के संरक्षण पर जोर देने की बात की गई। आर्द्र भूमि का संरक्षण करने के प्रमुख कारण जैसे विस्तृत श्रृंखला को आवास प्रदान करते हैं, प्राकृतिक जल को फिल्टर करते हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में सहायक है। जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसने भी जनहित याचिका में लगभग 30,000 वेटलैंड को संरक्षण का आदेश दिया था। एम के बालाकृष्णन वाद है उसमें 2,01,503 वेटलैंड के पूर्व संरक्षण की बात की गई थी और इसका पूर्व सीमांकन पहले से ही निर्धारित करने के लिए बात की गई थी। तो अगर आपको वेटलैंड का पता होगा तो ये क्यों क्यों यूज़ में आता है। एक तो ये जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करता है। कैसे? जैसे जो कार्बन है तो उसको ये मैंग्रोव इलाके में ज़्यादा संग्रहित किया जाता है। इसके अलावा जैसे बहुत सारे लोगों जानवरों का या फिर जैव विविधता का ये आवास होता है, वहाँ पर कई प्रकार के ऐसे पक्षी या पशु निवास करते हैं या फिर ऐसे पौधे उगते हैं जो काफ़ी अभी खतरे की स्थिति में भी है। जैसे कि अभी क्रैन को हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं। इसके अलावा ये प्राकृतिक जल को फिल्टर भी करता है। जैसे जो जल है तो उसकी तलछट में रोक करके और उससे जो कार्बनिक पदार्थ है उनको उससे सेपरेट करके पीने योग्य जल हमको प्रदान करने में सहायक है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों बने? क्योंकि ये बहुत सारे न्यूज़पेपर ने कवर किया। जैसे यहाँ पर ये द हिंदू का एडिटोरियल है एनवायरमेंट वाले पेज का। अब हम बात करते हैं आर्द्र भूमि क्या होती है, यानी कि वेटलैंड्स क्या होता है। दलदली भूमि, पीटलैंड या जल के प्राकृतिक या कृत्रिम क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहते हैं। इसको ही हम रामसर साइट भी कहते हैं। इसमें पानी स्थिर रहता है या फिर बहता रहता है। 6 मीटर से अधिक गहराई वाले समुद्री क्षेत्र होते हैं और ये इकोटोन होते हैं। इकोटोन अगर आपको पता होगा, जैसे कोई दो एरिया हो गए, जैसे दो इकोसिस्टम हो गए, तो उनके बीच का जो बफर जोन होता है उसको कहते हैं इकोटोन। जैसे यहाँ पे हो गया समुद्र, यहाँ पे हो गया स्थल, और जो इनके बीच का संक्रमण स्थल है लाइक जैसे मैंग्रोव हो गया या तटरेखा हो गया, तो उसको कहते हैं इकोटोन। अब हम बात करते हैं वेटलैंड के प्रकार। सबसे पहले तटीय आर्द्र भूमि या फिर कोस्टल वेटलैंड। ये भूमि और समुद्र के बीच में स्थित होते हैं और नदियों से प्रभावित नहीं होते, जैसे तटरेखा, मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति आदि। उथली झीलें, कम प्रवाह वाले स्थायी या अर्ध स्थायी जल क्षेत्र, जैसे झरने के तालाब, नमक झील और क्रेटर झील। क्रेटर झील आपको पता होगा, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे जो जगह बच जाती है, फिर जो एक गड्ढा सा हो जाता है तो उसमें पानी जमा होने से वहाँ पे एक झील बनती है, उसको कहते हैं क्रेटर झील। नेक्स्ट है दलदल। पुरानी झील बेसिनों या अवसादों में पाए जाने वाले जल जमाव वाले पीटलैंड, और ज़्यादातर पानी बारिश से ही आता है इसमें। इसके बाद ज्वारनदमुख, यहाँ नदियाँ समुद्र में गिरती हैं और मीठा पानी खारे पानी में बदलता है, जैसे नमक दलदल और ज्वारीय कीचड़ डेल्टा आदि। आपने इसका उदाहरण देखा होगा, जैसे जो नर्मदा तापी वाला जो नदियाँ हैं तो वह अरब सागर में जब गिरती है तो ज्वारनदमुख बनाती है। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट रामसर साइट्स की इंडिया में। जैसे वुलर लेक हो गया, हाइगम वेटलैंड हो गया, और शैलबाग वेटलैंड हो गया, और होकेरा वेटलैंड हो गया, सुरिनसर मानसर लेक हो गया, केशवपुर मियानी हो गया, कांजिली वेटलैंड हो गया, हरिके लेक हो गया, बियास कंजर्वेशन रिजर्व हो गया, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हो गया, बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, केवला देव नेशनल पार्क हो गया, सांभर लेक हो गया, थोल लेक हो गया, और खिजड़िया बर्ड सेंचुरी हो गया, नल सरोवर वाइल्ड लाइफ एंड वेटलैंड हो गया, एंड थाने क्रीक वाला हो गया, नंदौर मदमहेश्वर हो गया, लोनार लेक हो गया, नंदा लेक हो गया, एंड रघुनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी। इसके अलावा कुछ और जैसे सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, सोमोरिरी, और पोंग डैम लेक एंड नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोपर वेटलैंड, रेणुका लेक एंड आसन कंजर्वेशन रिजर्व। इसके अलावा सुर सरोवर, समन बर्ड सेंचुरी एंड सरसल नरवर वेटलैंड एंड सांदी बर्ड सेंचुरी आदि कुछ प्रमुख है। इसके अलावा भारत में आर्द्र भूमि की स्थिति के बारे में बात करते हैं। भारत में लगभग 2,31,195 वेटलैंड्स हैं,
जो वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 है उसके तहत केवल 92 आर्द्रभूमि आधिकारिक रूप से संरक्षित करने के लिए अधिसूचित की गई। संरक्षण के लिए कुछ कदम उठाए गए, जैसे रामसर कन्वेंशन, और भारत इसमें कब शामिल हुआ था? 1 फरवरी 1982 में। इसके अलावा जो 85 आर्द्रभूमि है उसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भूमि भी नामित कर चुका है। हाल ही में नांजरायन पक्षी अभयारण्य, काजूवेली पक्षी अभयारण्य और मध्य प्रदेश का जो तवा जलाशय है इसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा अगर हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की बात करें तो आर्द्रभूमियों का रजिस्टर होता है, यानी कि इसमें जितनी भी रामसर साइट्स होंगी उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके अलावा वेटलैंड संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की कार्य योजना और अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना इसके लिए उठाए गए प्रमुख कदम है। इसके बाद अगर हम इसके महत्व की बात करें तो इसके बहुत सारे महत्व है जिनको हमें ध्यान में रखना जरूरी है वर्तमान समय में। जैसे पहला, प्राकृतिक जल का शुद्धिकरण। ये तलछट फंसाकर, प्रदूषकों को तोड़कर और अतिरिक्त पोषक तत्वों को अवशोषित कर जल की गुणवत्ता में सुधार करता है, जिससे कि सभी मनुष्यों को गुणवत्तापूर्ण जल पीने को मिलता है और साथ में इकोसिस्टम भी बैलेंस्ड रहता है। इसके अलावा ये बाढ़ नियंत्रण में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अतिरिक्त पानी को अवशोषित और संग्रहित करके बाढ़ को रोकता है। जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसके अनुसार जो वेटलैंड है वो 60% तक बाढ़ के खतरे को कम कर सकता है। इसके अलावा वन्यजीव आवास की बात करें तो कई पक्षियों, मछलियों और वन्य जीवों का ये आवास है। जैसे आपने देखा होगा कि सारस है उसका जो आवास है वो भी यही वेटलैंड्स होता है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के अनुसार 40% से अधिक आबादियों का ये आवास है। इसके अलावा कार्बन पृथक्करण में भी सहायक है। मिट्टी और वनस्पति में ज़्यादा मात्रा में कार्बन एकत्रित होती है, आपको पता ही होगा। इसीलिए आजकल हर जगह ग्रीन एनवायरनमेंट एंड ग्रीन सिटी के बारे में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। कई जगहों तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए जा रहे, पार्क बनाए जा रहे, तालाब बनाए जा रहे, क्योंकि आपको पता होगा कि इस टाइप का जो इकोसिस्टम होता है जो कि वेटलैंड में मिलता है उसमें क्या होता है, कार्बन स्टोरेज ज़्यादा होता है। जलवायु परिवर्तन कम करने में ये सहायक होगा। आजीविका के रूप में जैसे मछली पकड़ना, कृषि और पर्यटन से लोगों को आजीविका के स्रोत मिलते हैं। जैसे एशिया, अफ्रीका और अमेरिका है तो वहाँ के 3.5 अरब लोग वेटलैंड धान पर निर्भर है, जिससे कि ज़्यादातर 70% कार्बोहाइड्रेट लोगों को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसकी चुनौतियों की। सबसे पहली चुनौती विनियामक संबंधी। जो वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 है उसका क्रियान्वयन अभी कमज़ोर है, प्रबंधन अकुशल है। और जैसे अभी हम बात करें 2022 में जल निकाय जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार 55% जल निकाय निजी स्वामित्व में होने के कारण संरक्षण में समस्या आई, क्योंकि लोगों ने आजकल जैसे जल स्रोतों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी, और जैसे जो शहरीकरण है उसमें बहुत सारी मील कारखानों में बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। तो उसमें क्या होता है कि कई कंपनियां उसको अपने स्वामित्व में ले लेती है, जिससे उनके संरक्षण में समस्या उत्पन्न होती है। अब हम बात करते हैं विकेंद्रीकरण संबंधी समस्या की। प्रबंधन में सरकार, जैसे जो राज्य सरकार है उसकी भूमिका से संरक्षण में असंगतियाँ आती है। जैसे जो अगर साउथ की बात करें, साउथ में कुछ अलग रूल्स होंगे, नॉर्थ में कुछ अलग रूल्स होंगे, नॉर्थ ईस्ट में कुछ अलग रूल्स होंगे उनको प्रोटेक्शन के लिए। तो इससे भी जो रूल है वो एक तरीके से पूरी कंट्री में लागू नहीं हो पाता, जिस वजह से भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा शहरीकरण, अतिक्रमण से आर्द्रभूमि का आकार कम हो जाता है। जैसे चेन्नई और मुंबई में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो वहाँ पर ज़मीन उतनी कम बचेगी, और जितनी कम ज़मीन बचेगी तो फिर वेटलैंड्स कहाँ रह जाएंगे, क्योंकि हर जगह तो आजकल मील कारखाने आदि बनाए गए हैं, जिससे कि औद्योगिकीकरण तो हो रहा है लेकिन हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका संतुलन बिगड़ रहा है। अब हम बात करते हैं प्रदूषण की। प्रदूषण भी इससे होने वाली एक प्रमुख समस्या है। जैसे जो कोलकाता वेटलैंड है उसमें ये समस्या देखने को मिली थी। औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अफवाह और अनौपचारिक सीवेज के कारण प्रदूषण ज़्यादा हुआ है वहाँ पे, जिससे क्या हुआ कि वहाँ की जो जैव विविधता है उसको भी काफ़ी ज़्यादा हानि उठानी पड़ी। इसके अलावा आक्रामक प्रजातियाँ, जैसे कुछ ऐसे पेड़ पौधे या फिर जानवर होते हैं जो उस इकोसिस्टम के नहीं होते हैं, बाहर से लाए जाते हैं या फिर बाहर से आ जाते हैं, तो उनसे क्या होता है जो वहाँ की लोकल डाइवर्सिटी होगी
तो उनको हानि होगी या फिर वो खुद ब खुद नष्ट होने लगेंगी। जैसे लैंटाना कमेरा आपने सुना होगा, या फिर जलकुंभी। अब हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की। इससे क्या होता है, वर्षा पैटर्न प्रभावित और आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी प्रभावित जैसे सुंदरवन में देखा गया था। अगर आपको पता होगा बारिश कम होगी तो जो वेटलैंड्स है वहाँ पर पानी की भी कमी देखने को मिलेगी। तो पानी की कमी की वजह से जो वहाँ की लोकल डाइवर्सिटी है जो उस क्षेत्र के अनुकूलित हो चुकी है, या फिर जो वहाँ पर एनिमल ग्रो करता है उस एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो उनके लिए सडन पैटर्न चेंज में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी उनको, जिस वजह से जो उनकी लोकल ज़रूरत है वो भी पूरी नहीं होगी और साथ साथ में उनको न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में भी प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा जागरूकता की कमी। समुदाय इसके महत्व को नहीं समझते हैं कि वेटलैंड कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जल शोधन वेटलैंड से होता है, और वेटलैंड्स बाढ़ नियंत्रण की भी बात करते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण ने कहा भी है कि 60% जो बाढ़ है उसको नियंत्रित करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर लोगों को ये चीज़ समझ में आने लगे तो लोग इसको संरक्षित करने का प्रयास कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनको बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। जो वेटलैंड्स होते हैं उनको नीले कार्बन को शामिल करने से संरक्षण लक्ष्य को समर्थन मिल सकता है, क्योंकि जहाँ पे लोग अपना फ़ायदा देखेंगे या फिर जो कार्बन कलेक्शन होगा उससे अगर लोगों को अर्निंग वगैरह भी होगी तो फिर लोग उससे अपने आप ही मतलब संरक्षित करने पे जोड़ देंगे। एकीकृत योजना और निगरानी से अनियोजित शहरीकरण की समस्या का समाधान हो सकता है। पारिस्थितिकीविदों, जल ग्रहण विशेषज्ञों के बीच सहयोग को बढ़ावा दे करके साथ में अगर पब्लिक भी इसमें सपोर्ट करे तो फिर ये मतलब बच सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन और अटल कायाकल्प जैसी पहलें तो वो टिकाऊ वेटलैंड प्रबंधन को एकीकृत कर सकता है। इसके अलावा जैसे महाराष्ट्र में मांडवी क्रीक में स्वामिनी स्वयं सहायता समूह की मैंग्रोव सफारी पारिस्थितिकी पर्यटन जो स्कीम थी, तो उसके माध्यम से समुदाय नेतृत्व वाले संरक्षण का ये एक प्रमुख मॉडल है। तो वैसे अगर हम बहुत सारे वेटलैंड एरिया में वहाँ की जो खासियत है उन चीज़ों को पकड़ करके उस तरीके से वहाँ पर पर्यटन का आधार बना करके उनको संरक्षित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको PDF एंड क्लासेस अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक्स टू वॉचिंग।